हेलो बच्चों, आज हम पढ़ते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता बंध सिद्धांत। ठीक है, ये संयोजकता बंध सिद्धांत कब आया? लुईस संरचना के बाद, क्योंकि लुईस संरचना से बहुत कुछ जानकारी सहसंयोजक बंध का निर्माण कैसे होता है ये समझ में आ गया, लेकिन उस बंध का स्थायित्व कैसा होता है, स्थायित्व के बारे में नहीं जानकारी मिल सकी। बंध के आबंध लंबाई, जो भी उसकी बंध की लंबाई है वो, और उसके आबंध की एंथैल्पी के बारे में भी जानकारी नहीं मिल सकी। इसके साथ साथ अणु की ज्यामिति कैसी होती है, कि उसका ज्यामिति किस तरह से बननी चाहिए, जैसे हम पढ़ते हैं चतुष्फल की होती है, ये सारी जानकारी हमको, कि उसका शेप कैसा है, ये सारी जानकारी हमको उससे नहीं मिल पाई। तो उसके बाद वीबीटी थ्योरी आई, जिसको संयोजकता बंध सिद्धांत कहते हैं, संयोजकता वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सबसे पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी देने वाले थे हाइटलर और लंदन, दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1927 में अपने वीबीटी के अकॉर्डिंग कुछ पॉइंट्स दिए, जो भी थ्योरी बताई, और उसके बाद 1930 में ही इनमें इनके जैसे ही कुछ वीबीटी के बारे में इन्होंने बताया, स्लेटर और पॉलिंग ने। कुछ जो इसमें थोड़ी बहुत कमियां रह गई थी उसको भी इन्होंने सुधार दिया था। इसलिए जो वीबीटी थ्योरी है, उस वीबीटी थ्योरी को बाद में HLSP थ्योरी भी बोला गया। पहले तो इसको वीबीटी ही बोलते थे, बाद में उसको HLSP भी बोला गया। वीबीटी दोनों ने स्टार्ट करी थी, उसके बाद इन्होंने भी उसी में अपना सहयोग दिया था, लेकिन कुछ जो थोड़े से पॉइंट ये नहीं बता पाए थे, उन्होंने स्लीटर और पॉलिंग ने थोड़ा सा इनमें थोड़ा सा और समझाया था, इसलिए इन चारों को साथ में बोला जाता है HLSP सिद्धांत। इसमें पढ़ते हैं, सबसे पहले हम इसका जो मेन पॉइंट पढ़ते हैं कि पहला पॉइंट क्या होता है संयोजकता बंध सिद्धांत में, कि इसमें कक्षकों की ओवरलैपिंग होनी चाहिए, कि कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो ओवरलैपिंग से बनता है। अब ओवरलैपिंग क्या होती है? ओवरलैपिंग, इसको समझने के लिए हम बताते हैं कि जैसे दो परमाणु हैं, इन दो परमाणुओं को जब बॉन्ड, इन दोनों परमाणु के बीच में जब बॉन्ड बनाना है, तो इन दोनों परमाणुओं को क्या करना पड़ेगा? पास में लाना पड़ेगा। पास में लाना पड़ेगा तो उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, कि इन दोनों परमाणुओं में नाभिक है जिसमें कि प्रोटॉन प्रेजेंट है और इनमें इलेक्ट्रॉन है। तो जब इन दोनों परमाणुओं को पास में लाया जाता है तो इसके इलेक्ट्रॉन और इसके प्रोटॉन में तो अट्रैक्शन होता है, लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में क्या हो जाता है? रिपल्शन हो जाता है। सेम इसी तरह से कि इसके इलेक्ट्रॉन और इसके प्रोटॉन में तो अट्रैक्शन होता है, लेकिन इन दोनों की इलेक्ट्रॉनों में रिपल्शन हो जाता है। तो इसमें एक लिमिट है कि जब इतना पास लाया जाता है तब वहाँ पर रिपल्शन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, रिपल्शन नहीं आता, वहाँ पे क्या हो जाता है? अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाता है। तो जब ये अट्रैक्शन होगा, एक रेंज है, एक लिमिट, जब अट्रैक्शन ज़्यादा हो गया तो वहाँ पे क्या हो जाता है? बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है। तो किससे बॉन्ड फॉर्मेशन होता है? कोवेलेंट बॉन्ड जो बनता है, कोवेलेंट जो बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड किससे बनता है? जब ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, ओवरलैपिंग क्या होती है? इन दोनों परमाणु को जब इस तरह से पास में लाया जाता है तो ये इस तरह से एक दूसरे पे ओवरलैप हो जाते हैं और यहाँ पर सहसंयोजक बंध का निर्माण हो जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट है कि कोवेलेंट बॉन्ड का निर्माण कब होगा? जब इनमें परमाणुओं को पास पास लाया जाएगा और पास पास लाने के बाद उनमें ओवरलैपिंग होगी, तब कोवेलेंट बॉन्ड का निर्माण होता है। सेकंड पॉइंट इसमें आता है कि बॉन्ड फॉर्मेशन केवल हाफ फिल्ड, जो भी हमने देखा हाफ फिल्ड जो कक्षक होते हैं, जैसे कक्षक पढ़े थे हमने, तो सेकेंड पॉइंट इसमें क्या आता है कि बॉन्ड जो बनता है उसके लिए कंडीशन है कि बॉन्ड जिसमें भी बनेगा वो कक्षक कैसे होने चाहिए? हाफ फिल्ड कक्षक होने चाहिए। हाफ फिल्ड
ऑर्बिटल्स जब होंगे तब उनमें हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, जैसे हमने पढ़े थे कि यहाँ पर 3 है तो एक एक इलेक्ट्रॉन ये ऐसे आ गए, एस कक्षक है तो ऐसे हाफ फिल्ड हो गए। इस तरह से हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन इसमें होने चाहिए। जब ये हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं और दूसरे कक्षक का जो हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन होगा, है ना, तो उन दोनों का स्पिन जो होना चाहिए वो अपोजिट होना चाहिए। यानी एक कक्षक के जब हम हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो अगर उसका स्पिन क्लॉकवाइज है तो दूसरे कक्षक का स्पिन कैसा होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। ठीक है, तो जब ओवरलैपिंग होती है तो जैसे यहाँ पर ओवरलैपिंग हो रही है इन दोनों कक्षकों में, तो यहाँ पर जो इस कक्षक का है अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो इस कक्षक का इलेक्ट्रॉन कैसा होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना चाहिए। कक्षकों में क्या हो रही है, ओवरलैपिंग हो रही है, जिससे कोवेलेंट बॉन्ड का निर्माण हो रहा है। और कोवेलेंट के बॉन्ड के निर्माण के लिए जो कक्षक ओवरलैप हो रहे हैं वो अर्धपूर्ण अवस्था में होने चाहिए, आधे भरे हुए होने चाहिए, हाफ फिल्ड होने चाहिए। और हाफ फिल्ड होने के साथ साथ क्या कंडीशन है कि उनके जो इलेक्ट्रॉन है वो अपोजिट स्पिन में होने चाहिए। अगर एक कक्षक का इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है तो दूसरे कक्षक का इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज में होना चाहिए। इसके बाद आता है थर्ड पॉइंट कि ओवरलैपिंग की मात्रा 50% से कम होनी चाहिए। एक लिमिट है इसमें कि 50% से कम होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या आता है कि ओवरलैपिंग की जो मात्रा है वो 50% से कम होनी चाहिए। ओवरलैपिंग की मात्रा, ओवरलैपिंग इज लेस देन 50%। ठीक है, अब 50% क्यों होनी चाहिए कि अगर 50% से ज़्यादा जब हो जाती है तो क्या होगा कि जैसे ये ओवरलैप हुआ है, अगर ये ओवरलैपिंग एक तो अपन कह रहे हैं इतनी होनी चाहिए, जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना ही एक प्रबल बंध बनेगा। लेकिन अगर ये ओवरलैपिंग इतनी ज़्यादा हो गई, ऐसे इसको नीचे बनाते हैं, जब ये ओवरलैपिंग ज़्यादा हो गई तो क्या होगा, इसका नाभिक भी इसके अंदर आने लग जाएगा। तो नाभिक और नाभिक जब पास पास आने लग जाएंगे तो उनमें रिपल्शन बढ़ जाएगा। तो बॉन्ड जहाँ बनने वाला था वो बॉन्ड या तो बनेगा ही नहीं, और बनेगा तो वो अस्थाई बनेगा। यानी जब स्थायी बॉन्ड बनाना है, प्रबल बंध बनाना है, तो ओवरलैपिंग की मात्रा 50% से कम होनी चाहिए। ओवरलैपिंग एक पॉइंट ये भी है इसमें कि ओवरलैपिंग, फोर्थ पॉइंट जो हम पढ़ते हैं वो ये भी है कि ओवरलैपिंग की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी उतने ही बॉन्ड प्रबल होगा। लेकिन उसकी भी एक लिमिट है, ज़्यादा की भी कितनी कि 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 50% से कम ही रहनी चाहिए। अगर 50% से ज़्यादा हो गई या 50% तक आ जाती है तो वहाँ पर नाभिक में पास आ जाएंगे दोनों परमाणुओं के। जब कक्षक को ओवरलैपिंग कराएंगे तो उनके नाभिक भी पास में आ जाएंगे, और नाभिक जब पास में आ जाएंगे तो उनमें रिपल्शन बढ़ जाएगा। रिपल्शन बढ़ने से वहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा या फिर अस्थाई होगा। नेक्स्ट पॉइंट इसका यही है कि जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग की मात्रा होगी बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग बनेगा। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि ओवरलैपिंग की मात्रा 50% से ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। और जब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है तो उसकी बॉन्ड एनर्जी भी क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है, और बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम हो जाती है। फोर्थ पॉइंट यही है कि ओवरलैपिंग की मात्रा जितनी ज़्यादा होती है, ओवरलैपिंग की मात्रा, ओवरलैपिंग जितना अधिक होगा, अधिक होती है, बॉन्ड उतना ही स्टेबल होता है, बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग होता है। जब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है ओवरलैपिंग की मात्रा
जितनी अधिक उससे क्या हुआ, बॉन्ड स्ट्रांग हुआ। जब बॉन्ड स्ट्रांग हुआ यानी कि बॉन्ड एनर्जी भी क्या हो गई, बढ़ गई। बॉन्ड एनर्जी कैसी हो जाएगी, बॉन्ड पैरामीटर्स अपन पढ़ चुके हैं। तो जब बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ गई। और बॉन्ड एनर्जी कब बढ़ती है, जब बॉन्ड लेंथ कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। और बॉन्ड लेंथ उसकी कैसी हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी हमको क्या मिल गया, ओवरलैपिंग की मात्रा जितनी अधिक होगी, अधिक में भी क्या ध्यान रखना है, 50% से लेस देन, अधिक होगी बॉन्ड उतना ही स्ट्रांग होगा। और बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो उसको तोड़ने में एनर्जी भी ज़्यादा लगेगी, यानी कि बॉन्ड एनर्जी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। और बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा हो गई कब ज़्यादा होती है, जब बॉन्ड लेंथ कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये एक दूसरे से इस तरह से रिलेटेड है। और जो लुईस की संरचना थी और जो लुईस की जो संरचना थी जिसमें कुछ कमियां रह गई थी, कि यही कमियां थी कि वो बॉन्ड के स्थायित्व को नहीं बता पाए, बॉन्ड एनर्जी को नहीं समझा पाए, बॉन्ड लेंथ को नहीं समझा पाए। तो ये इस पॉइंट से वहाँ पर सब कुछ क्लियर हो जाता है। ओवरलैपिंग दो प्रकार की है, अक्षीय अतिव्यापन और पार्श्विक अतिव्यापन। अक्षीय अतिव्यापन में क्या बताया है कि जैसे अक्ष पर जब ये ओवरलैप हो रहे हैं, जैसे हमने एक्सिस देखी थी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तो अक्ष पर जब वो ओवरलैपिंग होती है तो उसे अक्षीय ओवरलैपिंग कहते हैं ना। अक्ष पर जब ओवरलैपिंग होती है तो उसे अक्षीय ओवरलैपिंग। और जब ये अक्ष है और इसके लंबवत ओवरलैपिंग हो रही है, ये अक्ष इसके लंबवत हो रही है, तो वहाँ पे क्या होती है, पार्श्विक अतिव्यापन होता है, साइडवाइज ओवरलैपिंग होती है। अक्ष पर इस तरह से होगी और साइडवाइज जब होगी तो वो इस तरह से ओवरलैपिंग होगी। इसी तरह से हम दूसरी तरह से भी ओवरलैपिंग के टाइप्स पढ़ते हैं। जैसे हम मानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं वेव के फॉर्म में, ठीक है, वेव के फॉर्म में। तो हम यहाँ पर इसका जो हेड और टेल देखते हैं, तो यहाँ पर अगर हम इसको बोलते हैं पॉजिटिव, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाता है इसका, ये है हमारा अक्ष। इसका जो ऊपर वाला वेव के फॉर्म में मूव कर रहा है, तो ये ऊपर वाला हिस्सा, इसको हमने क्या बोला, पॉजिटिव, इसको बोला नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। इस तरह से जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो उनके जो कक्षक का जो पार्ट ओवरलैप होता है उसके अकॉर्डिंग जब हम ओवरलैपिंग बताते हैं तो उसमें 3 तरह की ओवरलैपिंग बताइए, धनात्मक ओवरलैपिंग, ऋणात्मक ओवरलैपिंग और शून्य ओवरलैपिंग यानी ज़ीरो ओवरलैपिंग। इसको देखते हैं डायग्राम से। ये मैंने हेड और टेल के अकॉर्डिंग यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव और ज़ीरो ओवरलैपिंग बताई है। जब हम देखते हैं, जब हमने वेव फॉर्म देखा तो इसको क्या बोला, पॉजिटिव, और इसको बोला नेगेटिव। जब पॉजिटिव हेड टू हेड हो रहा है, पॉजिटिव हो रही है ओवरलैपिंग, तब ये धनात्मक ओवरलैपिंग होगी, यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। धनात्मक ओवरलैपिंग में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है सभी जगह पर। यहाँ पर पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में हो रही है, यहाँ भी क्या हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। और यहाँ पर दोनों साइड जो इस तरह से ओवरलैप हो रहे हैं, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर भी जब ऐसे या तो इस तरह से साइड से ऐसे, ये लेकिन क्या होने चाहिए, एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए। जैसे ये एक दूसरे के पैरेलल है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये ओवरलैप कर रहे हैं, तो यहाँ ओवरलैपिंग होगी और यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन भी होगा। यहाँ पर ये इस तरह से बॉन्ड ओवरलैपिंग हो रही है, तो यहाँ पर भी क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, तो पैरेलल जब भी होंगे तो वहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन होगा क्योंकि ओवरलैपिंग हो रही है। यहाँ पर है ऋणात्मक अतिव्यापन, जब इसका एक ऑर्बिटल क्या हो, पॉजिटिव, एक ऑर्बिटल हो नेगेटिव, और इस तरह से यहाँ पर अपोजिट जब भी होते हैं तो उसको बोला जाता है ऋणात्मक अतिव्यापन। जब दोनों सेम होते हैं तब इसको बोला जाता है पॉजिटिव ओवरलैपिंग, इसको बोला जाता है नेगेटिव ओवरलैपिंग, जब इस तरह से ये अलग अलग होते हैं। शून्य अतिव्यापन जहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन होता ही नहीं है, तो कैसे, जैसे एक कक्षक यहाँ पर है, पी कक्षक, और इसके
जो नोडीय तल है, जहाँ पर जैसे कक्षक को हम बोलते हैं, जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होती है उसे हम कक्षक कहते हैं, और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना शून्य होती है उसे हम क्या कहते हैं, नोडीय तल बोलते हैं। तो जब नोडीय तल पर ये ओवरलैप हो रहा है तो वहाँ ओवरलैपिंग होगी नहीं, इसलिए इसको बोला है शून्य अतिव्यापन। इसी तरह से जब एक तो इस तरह से है और कक्षक और एक इस तरह से है तो ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, तो वहाँ पर भी ओवरलैपिंग की नहीं होती है संभावना, तो यहाँ पर भी बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। इस तरह से इसे 3 भागों में बांटा है। इलेक्ट्रॉन को जब हम वेव फॉर्म में बताते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य अतिव्यापन बताया जाता है।